अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बच्चों यूनिट नंबर 8 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 8 जो है इसमें थ्योरम्स हैं ट्रायंगल्स के रिलेटेड। बोर्ड स्कीम में अगर हम देखें तो हमारे पास जो थ्योरम्स के चैप्टर हैं वो 8 से लेके 12 तक है, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और आपको पता है कि बोर्ड के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें थ्योरम होता है, उसमें दो थ्योरम पूछे जाते हैं। और हमारी जो बोर्ड स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपका यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12 उसमें से थ्योरम आते हैं। बट आपको पता है कि काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स का एक रूल है कि हम सिलेबस में आपको सब कुछ करवाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका किसी भी टाइम जो बोर्ड की स्कीम होती है, बोर्ड का जो एक पैटर्न है, वो किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। मसलन 9 और 12 में से थ्योरम आ रहा है तो मे बी वो किसी और यूनिट में से दे दे। तो हमें पहले से ही क्या होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमें सब कुछ करना चाहिए, कुछ स्किप नहीं करना चाहिए, ताकि अगर कोई उनका प्लानर चेंज होता है तो हमें उस चेंज की वजह से कोई मसला ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो बाकी चैप्टर के थ्योरम्स हैं वो भी आपको करवाए जाते हैं और आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप यूनिट नंबर 8 के थ्योरम्स भी अच्छी तरह से करेंगे और इनको भी कंसिडर करेंगे कि इनमें से भी बोर्ड में कोई क्वेश्चन या थ्योरम आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए थ्योरम को भी कंसिडर किया जा सकता है। इसकी एक्सरसाइजेज में से भी क्वेश्चन आते हैं, लिहाजा आप इस चैप्टर को अनइम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, यह चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अलबत्ता अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर इस चैप्टर में से जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यूज आता है, यानी कि टोटल 3 मार्क्स का पेपर आएगा। इंट्रोडक्शन या इसकी जो की पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, वो 3-4 थ्योरम्स हैं जो कि रिलेटेड हैं ट्रायंगल्स के। ठीक है, एक ये हमारा इसमें मेन काम होगा। मेन समरी बता देता हूँ मैं आपको इस चैप्टर की कि हमने इसमें क्या क्या करना है। और इन्हीं 3 थ्योरम्स के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज होंगी और एंड पे हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम इसी चैप्टर के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन से पहले आज का जो लेक्चर है उसमें जस्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो टर्म्स यूज़ होनी है, जो इस चैप्टर के अंदर आपने डेफिनेशंस पढ़नी है या जिन डेफिनेशंस के बेस पे आपने थ्योरम्स करने, वो मैं आज आपको करवा रहा हूँ। आज आप वो कीजिएगा, कल हम इंशाल्लाह इसके थ्योरम स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट जो होगा उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करते जाएंगे। ठीक है, पहली डेफिनेशन है इसकी, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट की प्रोजेक्शन या पॉइंट का साया। ठीक है, साया बोलते हैं प्रोजेक्शन को। The projection of a given point on a line segment is the foot of perpendicular drawn from the point on line segment. If CD is perpendicular to AB, then evidently D is the foot of the perpendicular CD from the point C on the line AB. अच्छा, इसमें मैं आपको इन शॉर्ट सिंपल करके बता देता हूँ कि आपके पास एक पॉइंट है जो कि लाइन के ऊपर ही है। जो कहाँ पे है? लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। तो आपने क्या करना है, उसकी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। ये देखिए पॉइंट यहाँ पे ही मौजूद है लाइन के ऊपर, डी पॉइंट आप कंसीडर कर लें। तो अगर हम एक और ऊपर पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उस सी पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, सी डी जिसका नाम होगा, जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो जो डी पॉइंट होगा, डी पॉइंट का जो मतलब सी डी का जो फुट है वो डी है। ठीक है, और ए बी लाइन जो है, इसके फुट और ए बी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है वो तो कुछ भी नहीं बन रहा, दैट मीन्स कि वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोजेक्शन आपने किसी पॉइंट की फाइंड करनी हो जो कि किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर आ रहा है, तो उसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। उसकी प्रोजेक्शन क्या कंसिडर की जाएगी? ज़ीरो। द प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट इज कंसिडर्ड एज ज़ीरो। ये है पॉइंट प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट की डेफिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ भी चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बच्चों, ये 3 तरह से डेफिनेशन है प्रोजेक्शन की। एक में आता है प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, एक में आता है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और एक में आएगा प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट। ये जो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट होगा ये थोड़ा इंक्लाइंड होगा,
मतलब ये वर्टिकल नहीं होगा, बिल्कुल हॉरिजेंटल भी नहीं होगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा। हॉरिजेंटल भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो हमने कंसिडर करना है, जो किया हुआ है बुक के अंदर, वो कौन सा है, इंक्लाइंड है। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हम ए बी का लाइन सेगमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने ए बी के जो दोनों पॉइंट्स है ना, ए और इधर से बी, आपने उनसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेने नीचे। ये देखें, बी से परपेंडिकुलर नीचे गया, बी के जिसका नाम है, ए से परपेंडिकुलर गया जिसका नाम ए एन है। अच्छा, ये हम किसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट का किस पे फाइंड कर रहे हैं, एल के ऊपर। तो एल के ऊपर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेने। इधर से ये परपेंडिकुलर बी के, इधर से परपेंडिकुलर ए एन। तो इन दोनों परपेंडिकुलर के जो फुट होंगे, इसका फुट कौन है, के, और इसका फुट कौन है, एन। तो के से लेके एन तक जितनी लाइन सेगमेंट की लेंथ बनेगी, दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी से आपने पहले क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं दोनों तरफ से, ए से भी और बी से भी। किसके ऊपर, एल के ऊपर। और फिर आपने जो उन परपेंडिकुलर के जो फुट होंगे, उनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, जो कि आपके पास बन रहा है के एन। आपके पास क्या बन रहा है, के एन डिस्टेंस। दैट के एन डिस्टेंस या एन के डिस्टेंस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन अ लाइन एल इज द पोर्शन एन के। यानी कि पोर्शन एन के होगा जो कि इंटरसेप्ट हो रहा है, एन के ऑफ द लेटर इंटरसेप्टेड। लेटर मींस ये जो एल की बाद में बात हुई तो इसके बारे में कह रहा है कि जो एल के ऊपर एन के पोर्शन इंटरसेप्ट होगा, जो बनेगा एन के पोर्शन, वो जो पोर्शन होगा जो आ रहा है किसके दरमियान, ए और बी के जो फुट हैं उनके दरमियान में, और उनके जो परपेंडिकुलर के फुट है उनके दरमियान में आ रहा है। इसलिए उस एन के को हम बोलेंगे प्रोजेक्शन। किस चीज़ का प्रोजेक्शन, ए बी का प्रोजेक्शन। और ए बी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर बना हुआ है, एल के ऊपर बना हुआ है। दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट सी डी। वर्टिकल लाइन हमारे पास सी डी है, इसका प्रोजेक्शन हम ए बी के ऊपर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सी डी से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो गौर से देखिए, जो डॉटेड लाइन आ रही है परपेंडिकुलर है सी डी का। तो इसने ए बी के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया है, इसने तो जस्ट एक डॉट कवर किया। देखे ना, यहाँ पे देखो काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया था। जब इधर से परपेंडिकुलर आया था तो के और एन के दरमियान काफ़ी लेंथ बन रही है। दैट मीन्स के प्रोजेक्शन है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सी डी की बात करें, तो सी डी से जो परपेंडिकुलर आ रहा है नीचे, वो ई पॉइंट पे जाके टच कर रहा है, मतलब जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो पॉइंट की लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है उसकी, तो मतलब ना होने के बराबर होती। तो हम इसका क्या कहेंगे कि वर्टिकल लाइन की जो प्रोजेक्शन होती है उसकी जो डायमेंशन होगी, सॉरी जो उसका होगा प्रोजेक्शन होगा, वो ज़ीरो होगा। उसे क्या बोलेंगे आप, ज़ीरो बोलेंगे। उसकी मेजरमेंट ज़ीरो होगी, इसलिए उसका ज़ीरो डायमेंशन भी उसको कहा जाता है। यानी कि उसकी लेंथ विड्थ कुछ भी नहीं होती, जो उसकी प्रोजेक्शन बनती है, तो आप उसे क्या बोलते हैं, ज़ीरो डायमेंशन। बच्चों आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो जैसे एक वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन, उसके ऊपर से बिल्कुल आप लाइट उस पर फॉल करें तो उसका जो नीचे ज़मीन पे साया बनेगा वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगा, एक छोटा सा डॉट होगा। अब छोटे से डॉट की लेंथ विड्थ तो कुछ हम कंसिडर ही नहीं करते, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि वर्टिकल लाइन जो होगी उसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। दैट इज़ नोन एज ज़ीरो डायमेंशन। तो ज़ीरो डायमेंशन की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। ज़ीरो डायमेंशन किसके लिए होती है, वर्टिकल लाइन के लिए होती है, ये आपने याद कर लेना। उसके बाद एंगल की टाइप्स होती हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, वैसे पहले से ही आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमने रिलेट करना है, ये हमारे जो यूज़ में आने हैं एंगल्स, वो 3 एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो एंगल होता है जो 90 से ग्रेटर होता है बट 180 से स्मॉलर होता है। ठीक है, 180 और 90 के दरमियान में जितने भी एंगल्स आएंगे दैट आर नॉन ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, ये देखिए ग्रेटर देन 90 होगा बट लेस देन क्या होगा, 180, तो आपको उसे क्या बोलना होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बोलना होगा। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 0 और 90 के दरमियान में आते हैं, मतलब 0 से बड़े होते हैं बट 90 से क्या होते हैं, छोटे। दैट आर नोन एज
एक्यूट एंगल। ठीक है, आपने जो इन तीनों एंगल्स को डिफाइन करना है तो आपने जो स्टैंडर्ड बनाना है या जो बेस बनानी है वो किसको बनानी, 90 को, यानी कि 90 के साथ ही कंपेयर करके सारी डेफिनेशंस की जाती हैं। 90 से सारे छोटे एंगल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। और 90 से अगर ग्रेटर हो जाएं और 180 से अगर छोटे हो जाएं तो वो बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और अगर इक्वल टू 90 हो जाए, एग्जैक्टली 90 हो जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये देखिए, ये राइट एंगल है, एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। तो राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ये तीनों टर्म्स आपकी यूज होनी है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। उसके बाद आपको प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, ताकि कल जब हम थ्योरम्स करें तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को डेफिनेशंस की अच्छे से समझ लगी होगी। कल जब हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ताकि उसके अंदर थ्योरम्स के अंदर ये ना हो कि मैं जो टर्म्स को वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको उन टर्म्स के बारे में पता ही ना हो। प्रोजेक्शन का जिक्र हो तो आपको प्रोजेक्शन का पता ही ना हो। ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहा हूँ, बच्चों को ऑब्ट्यूज एंगल ही का ना पता हो तो फिर वो थोड़ा सा इशू होगा आपके लिए, आपको थ्योरम्स की समझ नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आप इस पर फोकस करेंगे और इसको अच्छी तरह याद करेंगे ताकि आपको 8 के थ्योरम्स की ईजिली समझ आ जाए। ठीक, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।